हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीटी। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट एंड टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। तो देखो, एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए ने एक चेक दिया बी को, ठीक है। चेक कैसा होता है, यहाँ पे नाम लिखना होता है और यहाँ पे साइन होते हैं, ठीक है। तो ए ने क्या लिखा, यहाँ जो पे में होता है, पे में उसने लिख दिया पे टू मिस्टर बी और यहाँ पे ए के साइन आ गए। अब बी ने इसी चेक को सी को दे दिया, ठीक है। बी ने इसी चेक को सी को दे दिया। अब वो कैसे देगा, इसी चेक के बैक साइड पर, ये क्या होता है, चेक का फ्रंट होता है, तो चेक के बैक साइड पर बी ने क्या किया, लिख दिया पे टू मिस्टर सी और यहां पर चेक के बैक साइड पर साइन किसके आ जाएंगे, बी के। तो अब यहां पर बी ने क्या किया, सी को चेक एंडोर्स किया। क्लियर हुआ। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर कैन बी नेगोशिएटेड ईदर बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट किया जा सकता है डिलीवरी के थ्रू या एंडोर्समेंट। नाउ सेक्शन 15 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है कि व्हेन द पर्सन राइटिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इट्स होल्डर साइंस इट, यानी कि यहां पर अभी होल्डर कौन है, बी होल्डर है और बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख रहा है। और वो साइन कहां करेगा, ऑन द फेस और ऑन द बैक ऑफ इट। या तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां भी लिख सकता है, पर क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता, वो चेक के बैक साइड पर लिख देगा कि किसको पे करना है और वो ये चीज साइन भी कर देगा, ठीक है। और अ स्लिप अटैच टू इट, या तो बैक साइड पे लिख दो या फिर क्या करो, एक अलग से स्लिप चेक के पीछे अटैच कर दो कि ये जो चेक है वो मिस्टर सी को पे करना है। क्लियर, ये भी चलेगा। और signs on stamp paper with the intention of completing the negotiable instrument, he can be said to have endorsed it। और जब कोई जो चेक लिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोर्सर, और जिसके नाम पर वो लिखा गया है वो हो जाएगा एंडोर्सी, ठीक है। तो जब बी चेक के बैक साइड पर या फिर वो चेक में कोई स्लिप अटैच कर दे और ये ऑर्डर करे कि ये चेक मिस्टर सी को पे करना है, तो ये माना जाएगा कि बी ने सी को चेक क्या किया, एंडोर्स किया। क्लियर हुआ यहां पर। अच्छा, अब देखो, एंडोर्समेंट दो तरीकों से हो सकता है, एक बाय डिलीवरी और दूसरा होता है डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट। डिलीवरी यानी कि बेयरर चेक आपको पता है ना क्या होता है, लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसमें दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन नहीं होती है और वो सेफ भी नहीं होता है। जिसके हाथ में वो चेक है वो एट द काउंटर उसको एनकैश करवा सकता है। तो ए ने चेक दिया बी को, बी से वो चेक कहीं खो गया तो जिसको मिला, जैसे सी को मिला तो सी भी एनकैश करवा लेगा। यानी कि जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसका बेनिफिशियरी बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ डिलीवरी ही काफी होती है। लेकिन एंडोर्समेंट अगर इस चेक के पीछे लिख दिया गया इस तरीके से पे टू मिस्टर सी, तो फिर ये मिस्टर सी के अलावा किसी को पे नहीं किया जाएगा। ये हो गया एंडोर्समेंट। अब आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट में सबसे पहला आता है एंडोर्समेंट इन फुल। क्या मतलब है, सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग when a drawer or any other party signs a negotiable instrument and specifies the amount to be paid to a party or to his order, the resulting endorsement is called endorsement in full। यानी कि जब भी कोई एंडोर्सर अमाउंट लिखता है, अपने साइन लिखता है और किसको पे करना है वो सब कुछ उसने स्पेसिफाई कर दिया है, क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे दी है, तो वो कहलाएगा हमारा एंडोर्समेंट इन फुल। इलस्ट्रेशन, जैसे ए राइट्स, ए ने क्या लिखा, बैक इंस्ट्रूमेंट के पीछे क्या लिखा कि पे 5000 टू रामचंद्र, ठीक है। और हिज ऑर्डर यानी कि रामचंद्र को पे करो या इसके ऑर्डर से जिसको पे करना है उसको, एंड देन साइंस द गिवन इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट इन फुल। अब यहां पर हर चीज आ गई, जो एंडोर्सी है यानी कि किसको इंस्ट्रूमेंट मिलना है उसका नाम भी आ गया, ठीक है। अमाउंट कितनी है वो भी आ गई और लास्ट में फिर उसने साइन भी कर दिए। अगर सारी चीज स्पेसिफाइड है तो ये एंडोर्समेंट कहलाएगा एंडोर्समेंट इन फुल। क्लियर। चलो नेक्स्ट है नाउ। तो आपके लिए एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है कि हमारा बीकॉम सैम 6 का जो बैच है उसकी प्राइस थी 6000, लेकिन अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो उसकी प्राइस 60% डिस्काउंट के बाद हो चुकी है 2399 ओनली, जहां पर आपके सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको उसी में आती है, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिकल सम्स, उसके साथ साथ थ्योरी, ये सब आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो
आज ही हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है UGT। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे नाम है UGT और आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर में नाम है माई इंस्टीट्यूट। ओके, तो आज ही कोर्स परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि बैक साइड पर उसने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी बैक साइड पे टू करके ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कि नाम नहीं लिखा कि किसको पे करना है और साइन भी कर दिए। तो जब जो ड्रॉअर होता है या फिर सम अदर पार्टी जस्ट साइंस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन करके छोड़ देता है और जो नाम होता है, नेम ऑफ द पार्टी इन हुज फेवर एंडोर्समेंट विल बी मेड इज नॉट स्पेसिफाइड, और वो अगर स्पेसिफाई ना करे कि किसको पे करना है तो ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। So the space of name is kept blank. So this endorsement is known as endorsement in blank. The person holding an instrument with such an endorsement is entitled to get payment on it. यानी कि अगर ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट खो जाता है ना, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, अगर ब्लैंक वाला इंस्ट्रूमेंट खो जाता है तो जिसके हाथ में वो आएगा वो यहाँ पर अपना नाम लिख देगा और उसको पेमेंट मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जिसका भी नाम यहाँ होगा उसको पेमेंट होगी। तो अगर ब्लैंक करके छोड़ दिया और अगर वो गलती से खो गया तो जिसको भी मिला वो अपना नाम लिखेगा और अपना जो उसका पेमेंट है वो ले लेगा। ठीक है, तो ये रिस्की होता है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, ए राइट्स पे मनी टू, किसको देना है स्पेसिफाई नहीं किया और बाद में फिर उसने साइन भी कर दिया उस इंस्ट्रूमेंट को। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है क्या कहलाएगा, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, वेयर नेम इज नॉट स्पेसिफाइड ऑफ द एंडोर्सी। चलो फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड एंडोर्समेंट। तो इसके बारे में सेक्शन 50 में बताया गया है। क्या नाम है, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, यानी कि ऐसा एंडोर्समेंट जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता हो एंडोर्सी पर। ठीक है, सो द एंडोर्सी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज अ राइट टू फर्दर नेगोशिएशन, यानी कि जैसे ए ने चेक दिया बी को, बी ने एंडोर्स किया सी को, सी ने एंडोर्स किया डी को, तो ऐसा एंडोर्समेंट आगे आगे चल सकता है, यानी कि वो ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? फिर क्या लिखा है, बट समटाइम्स दिस राइट, ये जो आगे ट्रांसफर करने का राइट है, इज बाय एक्सप्रेस वर्ड्स इन द इंस्ट्रूमेंट ईदर रिस्ट्रिक्टेड और टेकन अवे। तो यहाँ पे क्लियरली जब हम मेंशन कर देंगे कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर नहीं करना है तो ये एंडोर्समेंट कैसा हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टिव। ए ने बी को दिया और बी ने सी को दिया, अब जो सी है वो आगे डी को नहीं दे सकता, कंपलसरी पेमेंट इसको ही होगा। तो अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। Now this kind of endorsement prevents further movement of instrument। अगर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर नहीं होता, रुक जाता है। ए ने बी को दिया, बी ने सी को, बस क्योंकि बी ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था सी पर कि वो आगे एंडोर्स नहीं कर सकता, तो बस ये तीन ही लोग तक ये ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर हुआ? सी के आगे फिर ये नहीं होगा। एग्जाम्पल में लिखा है कि जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट के पीछे ए ने बी को दिया और बी को सी को देना है, तो क्या किया, यहाँ पे बी ने अपने साइन किए और लिख दिया पे टू सी ओनली। बस ये जो वर्ड है ना ओनली, इसी से ये इंस्ट्रूमेंट कैसा बन गया, रिस्ट्रिक्टिव बन गया। अब ये जो पेमेंट है ये सी के अलावा किसी को नहीं मिल सकता और सी भी इसको आगे एंडोर्स या ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर पे ए फॉर माई यूज, ये भी लिख सकते हैं, पे बी ऑन बिहाफ ऑफ ए के बिहाफ पर बी को पे करो, यानी कि सिर्फ बी, उसके अलावा किसी को पे नहीं करना है। क्लियर? तो रिस्ट्रिक्शन अगर हम लगा देंगे तो वो हो जाएगा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। नेक्स्ट, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। क्या मतलब होता है, व्हेन एन एंडोर्सर वेव्स हिज राइट on an instrument or repudiates any liability in clear words, the resulting endorsement is called facultative endorsement। जब भी एंडोर्सर अपने कुछ राइट्स को वेव ऑफ यानी कि गिव अप कर दे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाएगा, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, इन द इवेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग रिजेक्टेड, इफ द एंडोर्सर वेव्स द राइट of getting its notice from the holder, it is facultative instrument। क्या मतलब हो इसका, देखो ए ने चेक बी के नाम पर किया और बी ने उसको सी को एंडोर्स कर दिया। यहां पर बी है एंडोर्सर और सी क्या हो गया, एंडोर्सी। अब ये जो एंडोर्सर है ना, इसका एक राइट है। क्या राइट है, एंडोर्सर हैज द राइट to get notice if the instrument
gets rejected or dishonored from endorsee। देखो एंडोसर का ये राइट है कि उसको एंडोर्सी से एक नोटिस मिलना चाहिए अगर उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाता है तो, ठीक है। तो अगर सी ने इसको नोटिस भेजा कि आपका इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है तो भी लायबल होगा, लेकिन अगर डिसऑनर का नोटिस सी ने नहीं भेजा तो बी बोलेगा इसका जो राइट है ना ये तो तुमने पूरा नहीं किया, तो अब बी लायबल नहीं होगा तुमको पे करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे एंडोसर का हक बनता है कि उसको डिसऑनर का नोटिस मिले, और अगर डिसऑनर का नोटिस नहीं मिला एंडोर्सी से तो जो एंडोसर है वो लायबल नहीं होगा उसको पे करने के लिए। अब यहां पर एंडोसर क्या करता है, अपने इसी राइट को गिव अप कर देता है, ठीक है, अपने इसी राइट को गिव अप कर देता है। राइट को गिव अप कर देने का मतलब यहां पर एंडोसर लिख देता है कि अगर डिसऑनर का नोटिस नहीं भी मिला तो भी मैं लायबल हूंगा तुमको पे करने के लिए। यहां पे उसने जो रिसीव करने का राइट होता है, नोटिस रिसीव करने का राइट होता है, वो गिव अप कर दिया। यानी कि अगर सी ने डिसऑनर का नोटिस नहीं भी भेजा तो भी बी लायबल होगा। क्लियर? तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो एंडोर्सर होता है उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसने पूरी जिम्मेदारी ली, अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो बी ही लायबल रहेगा, भले सी उसको नोटिस भेजे या ना भेजे। तो यहां पर बी ने अपना राइट गिव अप किया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। फिर आता है कंडीशनल एंडोर्समेंट, सेक्शन 52 में बताया गया है। नाम में इसका मतलब है जहां पे अगर कंडीशन मेंशन कर दी गई है तो A condition can be inserted by an endorser when he endorses an instrument। तो जब एंडोसर इंस्ट्रूमेंट लिख रहा होता है तब अगर वो कोई कंडीशन डाल दे एंडोर्सी पर तो वो वैलिड होगी। फिर this will have no effect on the position of the party who is to make payment on the instrument on its maturity। देखो कंडीशन डाल दी कि जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि Q को 6000 रुपीज देने हैं, लेकिन कब देने हैं, जब ऑन द अराइवल ऑफ द शिप मिरिंडा सागर सम्राट, जब ये शिप आ जाएगी उसके बाद ही 6000 रुपीज का पेमेंट करना है क्यू को। तो इसकी मैच्योरिटी क्या हो जाएगी, जब मिरिंडा सागर सम्राट शिप अराइव हो जाएगी ये उसकी मैच्योरिटी होगी। तो जिसको पे करना है उस पार्टी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब इसका जो भी यहाँ पर कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी तो फिर वो पेमेंट हो जाएगा। फिर द कंडीशन रिफर टू एज अबव विल बी ऑपरेटिव बिटवीन एंडोसर एंड एंडोर्सी। और ये जो कंडीशन होती है ये सिर्फ दो जन के बीच में होती है, ए बी सी, ठीक है। तो ये कंडीशन बी ने सी पर लगाई, तो ये है एंडोर्सर और ये एंडोर्सी, तो ये कंडीशन सिर्फ इन दोनों के बीच में ही है। इफ दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज रिजेक्टेड द होल्डर कैन होल्ड द एंडोर्सर टू बी लायबल। और अगर इस तरीके का यानी कि कंडीशनल एंडोर्समेंट रिजेक्ट हो जाता है तो सी बी को क्लेम कर सकता है। क्लियर? तो कंडीशनल एंडोर्समेंट ऐसे एंडोर्समेंट होते हैं जहां पर कुछ कंडीशन इंसर्ट कर दी जाती है, जैसे कि यहां पे हो गया। तो सेकेंड एग्जांपल देख लो कि पे ए और ऑन हिज ऑर्डर, ए को पे करो या उसके ऑर्डर पर पे करो, कितने, 500 रुपीज। पर कब, व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ एज बंगलो इज कंप्लीटेड, जब ए के बंगलो का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए उसके बाद ही ए को पेमेंट मिलेगा 500 रुपीज का, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन हमने इंसर्ट कर दी पेमेंट करने के लिए, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कंडीशनल एंडोर्समेंट। फिर है sans phrase endorsement, when the endorser does not want the endorsee of any subsequent holder of the instrument to incur any expenses on his account, the endorsement is known as sans phrase। यानी कि जैसे A B C, ठीक है, अब A ने एंडोर्स किया C को, सॉरी B ने एंडोर्स किया C को, ये एंडोर्सर है और ये एंडोर्सी। अब भी नहीं चाहता कि उसकी तरफ से जो भी खर्चा हो वो सी उठाए, जैसे कि चेक है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया तो उस पर चार्ज लगता है ना, तो वो चार्ज सी नहीं पे करेगा, वो चार्ज बी ही पे करेगा। अगर एंडोसर ऐसा चाहता है तो वो क्या लिख देगा इंस्ट्रूमेंट के पीछे, पे टू मिस्टर सी, और फिर बाद में सेंस फ्रेज, सेंस फ्रेज, यानी कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट रिजेक्ट होता भी है तो सी को किसी भी तरह का एक्सपेंस नहीं उठाना है, वो बी ही पे करेगा, ठीक है। तो यहां पर एंडोसर एंडोर्सी के लिए थोड़ा
बेनिफिट के बारे में सोचता है, ठीक है। फिर है पार्शियल एंडोर्समेंट, सेक्शन 56। A objects to transfer to the endorsee only a part of amount payable on the instrument. Such an endorsement does not operate as a negotiable instrument and is invalid. देखो partial endorsement invalid होते हैं, ठीक है। कैसे? A ने चेक दिया B को, कितने का चेक था? 15,000 का चेक था। अब B ने इसको एंडोर्स कर दिया C को, ठीक है। यहाँ पे उसने बैक साइड पे लिख दिया पे टू मिस्टर सी, यहाँ पे साइन कर दिए और क्या लिखा? पे ओनली 10,000 रुपीज। इंस्ट्रूमेंट कितने का था? 15,000 का। यही इंस्ट्रूमेंट बी ने जब सी को एंडोर्स किया तो उसने क्या लिखा? सिर्फ 10,000 ही पे करना। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये वैलिड नहीं होते, हम पार्शियल पेमेंट नहीं कर सकते। जो फर्स्ट टाइम इंस्ट्रूमेंट जितने अमाउंट का बना है वही अमाउंट ट्रांसफर या एंडोर्स किया जा सकता है, पार्शियल अमाउंट हम एंडोर्स नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर ये चेक के पीछे हम लिख देना पे ओनली 10,000 तो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर? तो पार्शियल एंडोर्समेंट एज पर द इंस्ट्रूमेंट एक्ट वैलिड नहीं होते। Now, last है हमारा sans recourse endorsement. The holder of a bill may not endorse in it in such a way that it does not incur liability of an endorser to the endorsee. अब sans recourse यानी कि without recourse मतलब समझ लेते हैं। Again ABC, ठीक है। ए ने चेक दिया बी को, बी ने क्या कर दिया? सी को एंडोर्स कर दिया। लेकिन जब बी ने सी को एंडोर्स किया तो उसने ऐसा लिखा पे टू मिस्टर सी और फिर कॉमा करके क्या लिख दिया? sans recourse, sans recourse। अब इसका मतलब क्या हुआ? इन केस अगर ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है या ये रिजेक्ट हो जाता है तो सी बी के पास वापस नहीं आ सकता। sans recourse यानी कि तुमको दोबारा से मेरे पास नहीं आना है। और बी ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया विदाउट रिकोर्स या sans recourse लिखकर कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट रिजेक्ट हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है तो सी बी के पास इसका क्लेम करने के लिए नहीं आ सकता। सी को इसके ओरिजिनल ड्रॉवर के पास ही आना पड़ेगा, यानी कि ए। इसमें sans recourse लिखकर बी ने क्या किया? अपनी लायबिलिटी से छूट गया। ही फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द लायबिलिटी। ये एकदम फ्री हो गया कि अगर चलो ये रिजेक्ट होता है या डिसऑनर होता है तो मैं लायबिल नहीं हूं। सी को उसके ओरिजिनल ड्रॉअर के पास ही जाना पड़ेगा क्लेम करने के लिए, है ना। So if the instrument is dishonored, the subsequent holder cannot look to the endorser for payment of the same. अब ये जो C है ना, ये B की तरफ नहीं देख सकता कि इसका पेमेंट कर दो, क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि मेरे पास वापस नहीं आना। तो अभी किसके पास जाएगा? A के पास ही जाएगा। When the endorser of this kind becomes the holder of the instrument in his own right, of intermediate endorsers are liable to him. यानी कि अगर अब इसके पास है, ये होल्डर बन गया, ठीक है, इसके पास तो जा नहीं सकता, तो ओरिजिनल ड्रॉवर जो है उसके पास ही ये क्लेम करेगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एक्स को पे करो या उसके ऑर्डर से पे करो और फिर यहां लिख दिया sans recourse, ठीक है। sans recourse लिखो या विदाउट recourse टू मी, ठीक है। यहां पर जो भी है, जैसे यहाँ पे एक्स को पे करने का ऑर्डर है तो ए ने लिख दिया कि विदाउट रिकोर्स टू मी, मेरे पास वापस आने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी डिसऑनर या रिजेक्ट होता है तो डायरेक्ट उसके ओरिजिनल ड्रॉवर के पास ही जाना है। तो इसमें जो मीडिएटर होता है यानी कि जो बी है वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाता है। क्लियर? तो ये था एंडोर्समेंट का मतलब, और सारे कितने टाइप्स के एंडोर्समेंट होते हैं वो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।